सो हमारी शुरुआत होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइंस की. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. सो हम कहते हैं whenever there is change in position of an object, we say the object is in motion. Object is in motion. अब इसमें दो चीजें हो सकती है. The shortest distance between initial and final position is called as displacement, while the length of actual path traveled is distance. सो अगर ऐसी कंडीशन है, दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा एंड पॉइंट. सो देखो, स्टार्ट और एंड, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ये रेड कलर के स्ट्रेट लाइन से दिख रहा है, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट. वाइल ये जो ब्लैक कलर का एक्चुअल पाथ हमने ट्रेवल किया है, दैट इज डिस्टेंस. ठीक है. अब दो प्रकार से हम इसको टाइम के साथ इवेल्युएट कर सकते हैं. The average rate at which distance or displacement takes place is called as average speed or average velocity. ठीक है. यहाँ पर हमें दो चीजें मेंशन करनी है. डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी रहती है, वाइल डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है.
एवरेज रेट एट विच डिस्टेंस टेक्स प्लेस, इसको कहेंगे एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड आ जाएगी डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम स्पीड कहेंगे, या चलो ठीक है स्पीड। वैसे ही और फिर हम कहते हैं if time duration is very small, that is delta t tends to 0, तो हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट delta t tends to 0, delta t upon delta t, and instantaneous velocity equal to limit delta t tends to 0, delta x upon delta t, इसे दिया जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में ज्यादा बात करते हैं, और ये आता है dx by dt। ठीक है, dx अपॉन dt। So generally, position is given by x, x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3. Change in position जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा डेल्टा x, और स्मॉल क्वांटिटी रहेंगी तो हम कहेंगे dx। ठीक है, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इसको आप कहोगे वेलोसिटी, और ये रेट है, तो ये रहेगा डेल्टा एक्स अपॉन डी टी। अगर ये स्मॉल ड्यूरेशन है दैट इज डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा लिमिट v इंस्टेंटेनियस, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, दैट इज dx अपॉन dt। अब
if during motion velocity is constant, तो मोशन का नाम है यूनिफॉर्म मोशन। मोशन का नाम रहेगा यूनिफॉर्म मोशन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान में रखना यहाँ पर, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्सेस अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो हमें कहना पड़ेगा sign of velocity changes and velocity becomes zero at least once। एटलीस्ट वंस ये वेलोसिटी जीरो होने वाली है। क्या सही है क्या? आया है इतना पार्ट ध्यान में? ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हम स्ट्रेट लाइन पर मूव करते हैं तो बेसिकली हम एक नंबर लाइन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड ये पॉजिटिव रहती है। अगर डायरेक्शन बदलती है तो हम निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो देयर इज डेफिनेटली वन इंस्टेंट जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी और ये वापस आना शुरू होगा। इसलिए जब कभी भी स्ट्रेट लाइन पर होने वाले मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है तो एटलीस्ट वंस वेलोसिटी जीरो होने वाली है। क्या रहेगा इतना पार्ट ध्यान में? यस सर। ओके, अब देखो, ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी का। कभी वेलोसिटी अगर चेंज होती है then the motion is called as accelerated motion। And if rate of change of velocity that is acceleration is constant, then the motion is called as
यूनिफॉर्मली accelerated motion, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और हम एक्सीलरेशन को देंगे एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, हम कहेंगे ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, that is dv by dt, that is dv by dt। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर आगे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। जैसे पूरा मोशन को ही हम क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन ये वेरिएबल रहने वाला है। एंड एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल रहेगी। ठीक है, अब ये जो केस है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की, इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल रिलेशंस है। इसके लिए हम 5 अलग अलग कंडीशन यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो, या 5 इक्वेशंस है उनको यूज कर सकते हैं। पहला रिलेशन,
displacement will be V average into time, and दूसरा रिलेशन V average इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2। तीसरा रिलेशन आता है एक्सीलरेशन इक्वल टू V माइनस यू बाई टी, इसको ही लिखा जाएगा V इक्वल टू यू प्लस ए टी। चौथा आ जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड पांचवा आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये 5 रिलेशन पर ये चैप्टर का आधे से ज्यादा खेल है। अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन है फ्री फॉल। क्या रहेगा ये फ्री फॉल? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मोशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो देखो, ये कंडीशन हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ये नीचे आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव रहेगी, एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी कुछ तो v मीटर पर सेकंड। इसको आने के लिए समय t लग रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका है, तो जैसे इसके लिए था डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो इसके लिए हम कहेंगे अपवर्ड पॉजिटिव। और फिर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सीलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, तो एक्सीलरेशन ये निगेटिव हो जाएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हम अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो u मीटर पर सेकंड रहेगी। आया क्या ध्यान में? एक ही प्रॉब्लम में इन दोनों को साथ में यूज नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन में इन दोनों को साथ में यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस सिस्टम अलग है, यहाँ पर रेफरेंस सिस्टम अलग है। एक ही क्वेश्चन में अगर यूज करना है तो कोई भी एक रेफरेंस सिस्टम पकड़कर उसको आगे लेकर जाना पड़ेगा। या फिर इधर की केसेस सेपरेट पकड़ो, इधर की केसेस सेपरेट पकड़ो और उनको सॉल्व करो। क्या आया क्या ध्यान में? अरे हाँ या ना? ठीक है। हाँ, एक बात पक्की है,
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को h हाइट से रिलीज किया एंड और दूसरे ऑब्जेक्ट को h हाइट पर जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो दोनों की भी टाइम जो लगने वाला है t1 एंड t2, ये टाइम सेम रहेगा। दोनों की टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी, दोनों की ग्राउंड की वेलोसिटी सेम रहेगी। इज इट क्लियर? अब एक पार्ट आपको जान लेना जरूरी है, हमारे ये जो रिलेशंस है वो कैलकुलस से कैसे आते हैं। तीन प्रकार है निकालने की। सो पहला है अलजेब्रा। एसिलरेशन का सिंपल फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। यहाँ से एसिलरेशन का रिलेशन आ गया। फिर एस इक्वल टू हम कहेंगे v एवरेज। एक बार टी की वैल्यू पुट करो यहाँ से, एक बार v की वैल्यू पुट करो यहाँ से, रिलेशंस आ जाएंगे। दूसरा, ग्राफ से आप इनको निकाल सकते हो। ये वीटी ग्राफ है, तो इसका स्लोप वी यू, वी माइनस यू, और इसके लिए लगा हुआ टाइम ये एसिलरेशन देता है। वहां से एसिलरेशन की वैल्यू आएगी, एंड देन एरिया अंडर द कर्व ऑन वीटी कर्व गिव्स यू या गिव्स अस क्या देने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप इस डिस्प्लेसमेंट को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी और ये ओ, तो क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी का एरिया कह सकते हो, या हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए डी सी। एक प्रकार के लिखने से एक रिलेशन आएगा, दूसरे प्रकार से लिखने से दूसरा रिलेशन आएगा। ये आपने क्लास 9th में भी किया है। अभी आपने जो पढ़ा, इट इज अबाउट डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। वेलोसिटी है dx बाई dt, एसिलरेशन है dv बाई dt। सो देखो यहां से आप लिखोगे dx इक्वल टू v dt इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल dx इक्वल टू इंटीग्रल v dt। ठीक है, x की लिमिट रहेगी 0 टू x,
अब ये v और ये dt है, तो आपको v को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ u एंड at. सो u कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, लिमिट रहेगी 0 to t. a कांस्टेंट है, ये आ जाएगा t² by 2, लिमिट 0 to t 0 to x. ये रिलेशन आ जाएगा x-0, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू ut प्लस हाफ at². दूसरा है a इक्वल टू dv/dt. सो ये आ जाएगा dv इक्वल टू इंटीग्रल या a dt, इंटीग्रेटिंग शुरुआत की स्पीड u, फाइनल स्पीड v, dv इक्वल टू इंटीग्रल a कांस्टेंट है तो a बाहर 0 to t. दिस इज v माइनस u इंटू at, v इक्वल टू u प्लस at. और फिर रिलेशन है कुछ नहीं, चेन रूल लगाया, dv/dx इंटू dx/dt, dx/dt को v लिखा, ये dx इधर चला गया, इसे इंटीग्रेट करते हैं. x-0 को हमने s कहा है, ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में आ गए तो ये हो गया v² माइनस u². देयरफॉर v² इक्वल टू u² प्लस 2as. इस प्रकार से आप इन रिलेशंस को डिराइव कर सकते हो. ठीक है, आगे का पार्ट है ग्राफ्स. एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ. देखो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का.
ये है यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन का, जहां पर हमारा एसिलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और ये रहेगा नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन, जहां पर हमारा ग्राफ कुछ भी अलग रह सकता है। ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम। वीटी ग्राफ, दिस इज रेस्ट कंडीशन का यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। वी टी, वी टी, दिस इज वी टी। रेस मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट बट नॉट जीरो, एंड यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी की वैल्यू एक कंटिन्यूअस रेट से चेंज होती है, बट दिस रेट मतलब इसका स्लोप ये कांस्टेंट रहेगा। एंड फिर आता है ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो एक एक्चुअली इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम के जगह इसे एक्सटी कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। रेस्ट कंडीशन, यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। रेस्ट में ये एक फिक्स पोजीशन पर रहेगा किसी भी टाइम पर। t=1 देखो, 2 देखो, वो वही x=5 पर रहेगा। यूनिफॉर्म में इस प्रकार से लिनियर ग्राफ रहेगा, एंड यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन में इस प्रकार से बढ़ता हुआ ग्राफ रहेगा। ठीक है, सो ये 3 प्रकार के ग्राफ हमारे मोशन के रहने वाले हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के ग्राफ है, मैं उसकी एक क्या कहेंगे, एक शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको जरा अच्छे से देखना, आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा इस पार्ट का। एंड आखिरी पार्ट है इसका रिलेटिव वेलोसिटी। बड़ा सिंपल पार्ट है, हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। सो यह आ जाएगा VAB इक्वल टू VA माइनस VB। Generally, we observe motion with respect to us और हम भी standing on the ground। So ये actually आ जाएगा VA with respect to ground, that is VA minus VG, और ग्राउंड की वेलोसिटी हम 0 कंसिडर करते हैं। सो VAG इक्वल टू VA। सो हम जो वेलोसिटी बताते हैं, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अस, एंड हम ग्राउंड के रिलेटिव बताते हैं तो ग्राउंड इज स्टेशनरी। और अब इसका आखिरी पार्ट, अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रही है, A B दोनों की वेलोसिटी आइदर पॉजिटिव है या निगेटिव है, एक की पॉजिटिव कहेंगे तो दूसरे की निगेटिव कहनी पड़ेगी, और ऐसे केस में VAB इक्वल टू VA माइनस VB। डायरेक्शन अगर हम इग्नोर करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा VA माइनस VB। ठीक है, बट वही सो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा लगती है, एंड इफ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी कम लगती है। ठीक है,